Hello everyone. Now let's see a very interesting chapter and a relatively new chapter called as business trusts, special provisions relating to business trusts. और ख़ास करके बिजनेस ट्रस्ट में तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल चल रहा है और जो रेलेवेंट भी है और जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, REIT, और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, IITs और REITs। ये दो अभी इसमें है। तो इनकी इनकम किस तरह से निकलेगी तो वो अपन स्टडी करते हैं, लेकिन वो समझने के पहले, क्योंकि वो डायरेक्टली पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले आपको समझना पड़ेगा कि REIT है क्या और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। इसका ब्रीफ मैंने आपको मैथ के अंदर थोड़ा सा समझाया था, है ना। तो उसी को लेके आगे चलते हैं, उतना नॉलेज आपके पास है तो देखो पहले वहां से अपन लेके उसको शुरू करते हैं कि यहाँ पर जिसमें उसका बैकग्राउंड तो मैंने आपको समझाया था कि लोग क्या है कि जो इसमें है आम आदमी, आप और मैं गरीब लोग, हमको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी औकात के बाहर है। मैंने कहा था ना, इफ़ यू वांट टू परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड देन सेल इट, जो रियल एस्टेट बिजनेस है लैंड बिल्डिंग का, तो अपने अपने औकात के बाहर है। तो अपन पैदा भी गरीब हुए, मर भी जाएंगे गरीबी, और कभी अपन प्रॉपर्टी को ना तो खरीद पाएंगे खुद के लिए। अच्छा, एक आध घर खरीद भी लिया तो दैट इज़ नॉट रियल एस्टेट बिजनेस, वो तो खुद के लिए खरीदा है, वो जाने दो। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, कि आप डेवलप करो प्रॉपर्टीज़ और बेचो, यानी कि यू बिकम DLF एंड हीरानंदानी एंड रहेजाज। तो सोच सकते हैं कि आप नहीं ना। तो इसके लिए, क्योंकि ये आम आदमी के बाहर है, औकात के बाहर है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाए फॉरेन से चुरा के, उसका नाम है बिजनेस ट्रस्ट स्कीम्स, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रस्ट बनता है, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कौन बनाता है? तो ये बिल्डर लोग ही बनाते हैं बेसिकली, या कोई बड़ा ग्रुप जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रुप है वो बनाएगा, एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा। अब इसमें देखो, एक तो मैंने कहा कि एक तरफ की कहानी सुनाई, एक आम आदमी की कहानी, कि उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो लैंड खरीदे बड़ा सा, उस पर प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट करे और बेचे, है ना। दूसरी तरफ से देखो तो जो बिल्डर कम्युनिटी भी है, उनको फाइनेंस चाहिए रहता है, उनको पैसा चाहिए ज़मीन खरीद के डेवलप करके बेचने के लिए, तो दे नीड मनी। बैंक वगैरह से लोन लेंगे तो बहुत हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं इनको, क्योंकि बैंक इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये एक बहुत ही व्हाट वी कैन से रिस्की क्लास ऑफ एसेट माना जाता है। हालांकि रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट फॉर्म, लेकिन बिजनेस के लिए रिस्की, क्योंकि कब बनेगा, कब कंप्लीट होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, उसका कोई साला भरोसा नहीं रहता। सो इट्स अ रिस्की क्लास। तो बैंक फाइनेंस ये बिल्डर्स को इजीली अवेलेबल नहीं रहता। तो एक तरफ हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, छोटा छोटा पैसा है, आपके पास 4-5 लाख होगा, मेरे पास 5-10 लाख होगा इन्वेस्ट करने के लिए, बट इतने में कोई ज़मीन तो नहीं आती ना। और दूसरे बिल्डर्स है, उनके उनके पास प्रोजेक्ट्स है, उनको करना है, लेकिन इतना पैसा खुद का लगाना भी पॉसिबल नहीं है ना, दे नीड मनी। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रस्ट जो है वो काम करेगा। तो ट्रस्ट में क्या होगा कि आम आदमी यानी पीपल विल इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के यूनिट्स होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे, तो अपन उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले हमको क्या मिलेंगे? यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा स्कीम बनाना है, 10,000 फ्लैट का स्कीम है, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इज इन करोर्स एंड करोर्स, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। तो अपन लोग नॉर्मल पब्लिक 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। इसके सेबी गाइडलाइंस जो है वो कहते हैं कि मिनिमम यूनिट साइज जो है वो 2 लाख की होनी चाहिए, उससे कम में नहीं होता, ये 2 लाख या उसके ऊपर फिर रहता है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे किसी के पास 2,000 है मैं जाके डाल देता हूँ, तो नहीं, एक मिनिमम साइज है 2 लाख, एंड देन उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो अपन यूनिट्स खरीद लेंगे,
ठीक है। और दूसरी तरफ जो बिल्डर होता है, तो यहां दो और लोगों को मैं समझाता हूं। द बिल्डर कंपनी जो ओरिजिनल है, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ प्रोप्राइटर, जो भी है एक बिल्डर है, जैसे DLF इज अ लिस्टेड कंपनी। और एक होती है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। दिस इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, जो पूरे कंस्ट्रक्शन करने के काम में आती है, तो उसको एक SPV कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको कहा जाता है, टू डिलीवर अ प्रोडक्ट। ये लॉन्ग टर्म कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक करना है और उसका पूरा हिसाब किताब काम धाम करना है एक प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए एक अपन छोटी कंपनी बनाते हैं कॉल्ड एज SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, थ्रू विच वील रन दैट प्रोजेक्ट, विल कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। ओके, तो एक SPV बनती है। अब जब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं थे, उसे थोड़ा सा पहले से बताता हूँ, तो ये बिल्डर्स तो थे, SPVs भी होते थे इनके पास, दे वुड फॉर्म अ कंपनी फॉर रनिंग दैट प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो कंपनी को बंद कर देने का, हिसाब किताब करके उसको क्लोज, देन फॉर्म अनदर कंपनी फॉर अनदर प्रोजेक्ट। तो अब ये लोग क्या करेंगे, बिल्डर के REIT फॉर्म करेंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर्म करेंगे। और ये जो SPV है इसको ट्रांसफर कर देंगे REIT को। तो इसके शेयर्स अभी किसके पास है, बिल्डर के पास है। तो ये शेयर्स जो बिल्डर के पास है, वो बिल्डर कंपनी क्या करती है, पूरे के पूरे REIT को ट्रांसफर कर देगी। ये अपन ने वहां स्टडी किए थे, इसके जो शेयर्स होते हैं जो बिल्डर के पास है, वो ट्रांसफर कर देंगी REIT को, और उसके बदले में उसको क्या मिलेंगे, यूनिट्स, वो यूनिट्स में कन्वर्ट करा लेंगे। और ये जो कन्वर्जन है ऑफ शेयर्स इनटू यूनिट्स, ये कैपिटल गेन में इनके हाथ में एग्जेम्प्ट है, याद है ना, सेक्शन 47 क्लॉज 17 में ये एग्जेम्प्ट है, दिस कन्वर्जन इज एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये शेयर्स उधर चले गए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि SPV यही ट्रांसफर करे, अब नए जो REITs बनेंगे तो REIT खुद भी अपनी एक SPV फॉर्म कर सकता है। REIT विल इटसेल्फ फॉर्म एन SPV टू रन अ प्रोजेक्ट, वो भी कर सकता है। ठीक है, अभी SPV के नॉर्मली 100% शेयर्स जो है वो REIT के पास होते हैं। सो SPV इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी, ऐसा आप मान सकते हो। उसके 100% शेयर्स REIT के पास होते हैं नॉर्मली, हालांकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट कैन हैव मेजॉरिटी शेयर्स ऑल्सो, एंड 60-70% शेयर्स भी हो सकते हैं, नॉर्मली 100% भी होते हैं। हम टैक्सेबिलिटी में दोनों को स्टडी करेंगे कि अगर 100% शेयर्स है तो क्या, और उससे कम है तो क्या, उसमें एक जगह पे थोड़ा सा फर्क आएगा रेट ऑफ टैक्स में। ठीक है, नॉर्मली 100%। तो अब पूरा पैसा किसके पास आ गया है, REIT के पास। अच्छा, बिल्डर भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, यूनिट्स डायरेक्टली भी परचेज कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये शेयर्स ही ट्रांसफर करे। बिल्डर कैन इन्वेस्ट मनी ऑल्सो, एंड पीपल कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मनी। तो सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, किसमें, यूनिट्स में। किसके यूनिट्स, REIT के यूनिट्स। तो अब पैसा किसके पास आ गया है, REIT के पास, इसके पास पूरा मनी है। अब ये मनी को वो यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो SPV के शेयर्स में। तो इट कैन डू बिजनेस इन 2 वेज। उसका काम क्या है, रियल एस्टेट डेवलप करना। रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए दे कैन वर्क इन 2 वेज। वन इज डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो डायरेक्टली लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, यानी लैंड बिल्डिंग इनके ही नाम पे रहेगी, REIT के नाम पे, और फिर वो उसको बेच भी सकते हैं या उसको किराए विराए पे भी दे सकते हैं, तो उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, तो वो बिजनेस इनकम में आएगा। और अगर अपन ने रेंटल पे दिया है लोगों को, तो रेंटल पे देने का रेंट आएगा, है ना, तो वो इनकम आएंगी REIT की। दूसरा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है कि वो SPV को पैसा देंगे, और SPV जो है वो लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेगी, यानी लैंड बिल्डिंग SPV के नाम से रहेगी, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो SPV के शेयर्स में रहेगा। सो REIT विल इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ SPV, and then the money in the form of capital of the company SPV will be invested in land building. तो लैंड बिल्डिंग से इनकम फिर किसको होगी, SPV को होगी, और SPV डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकम ऑन इट्स शेयर्स जैसे डिविडेंड, तो ये डिविडेंड देगा REIT को। ठीक है,
तो यहां से इसको रिटर्न क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और अगर इसने इसको लोन के फॉर्म में दिया है, लोन भी दे सकता है, आरईआईटी कैन गिव लोन टू एसपीवी, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो लैंड बिल्डिंग से इनकम, तो लैंड बिल्डिंग से इनकम सेल पे भी आ सकती है और रेंटल पे भी आ सकती है। तो डायरेक्ट में दो तरह की इनकम आएंगी, रेंटल इनकम एंड सेल इनकम। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये चलता है। तो इधर से इंटरेस्ट, डिविडेंड, इधर से रेंटल या सेल इनकम। तो ऐसी इनकम्स इसकी जनरेट होती रहेगी। और फिर ये आरईआईटी को जो इनकम आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? स्पॉन्सर कंपनी को, ये स्पॉन्सर होता है, उसको देगा ऑन देयर यूनिट्स एंड टू द पब्लिक हु हैज इन्वेस्टेड इन इट्स यूनिट्स। तो इनको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आरईआईटी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू दीज पीपल। तो अब अपने को स्टडी क्या करना है? अपने को स्टडी करना है कि ये आरईआईटी को जो इनकम हो रही है, रेंटल, सेल, डिविडेंड, इंटरेस्ट और बाकी कोई इनकम, ये इसके हाथ में कैसे टैक्स होगी, वो एक बात स्टडी करना है। और दूसरी बात कि ये आरईआईटी जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है टू द पब्लिक, दैट इज डिविडेंड ऑन यूनिट्स और टू द स्पॉन्सर कंपनी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो उनके हाथ में कैसे टैक्स करेंगे। और तीसरी बात कि ये पब्लिक जब उसको यूनिट्स को बेचेगा मार्केट में, ये यूनिट्स लिस्टेड है, यूनिट्स को बेच सकते हैं, तो ये पब्लिक जब यूनिट को बेच देगी मार्केट में तो यूनिट पे जो इनकम आएंगी वो कैसे टैक्स करना। और ये स्पॉन्सर था जिसके पास यूनिट्स आए थे ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, ये भी अपने यूनिट्स बेचेगा, तो उसके हाथ में कैपिटल गेन जो आएगा उसको कैसे टैक्स करना। बाप रे, बहुत सारी चीज देखना है। देखो, तीन चीज देखना है, फिर से एक बार बताऊं। एक तो आरईआईटी की इनकम, ये सारी इनकम जो आरईआईटी को आएगी वो कैसे टैक्स करना। एक चीज, आरईआईटी उस इनकम को जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो कैसे टैक्स करना, दूसरी बात। और तीसरी बात कि ये लोग जो ये यूनिट्स को बेचेंगे बाद में, तो यूनिट्स को बेच करके जो इनकम आएगी उसको कैसे टैक्स करना। सिंपल। तो इतने अपने स्कोप है ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, एक एक करके देखते जाएंगे। अभी मैंने बैकग्राउंड दिया है, अभी एक एक करके कि डिविडेंड आया तो क्या, इंटरेस्ट आया तो क्या, ये आया तो क्या, वो आया तो क्या, सब अपन देखेंगे। और एक चीज और बता दूं बिफोर वी स्टार्ट, एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में डालो तो फिर आगे की बातें मेरी आपको जल्दी समझ में आएंगी। कि इधर एसपीवी है या फिर लैंड बिल्डिंग। डायरेक्ट इन्वेस्ट किया तो लैंड बिल्डिंग होगी एज एन एसेट विथ आरईआईटी, और अगर एसपीवी के थ्रू आ रही है तो एसपीवी होगा, एसपीवी या फिर लैंड बिल्डिंग डायरेक्टली। तो यहां से इनकम क्या होगी आरईआईटी को, रेंटल एंड सेल। और एसपीवी से अगर आ रही है तो इंटरेस्ट या डिविडेंड आरईआईटी के पास आएगा। फिर आरईआईटी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में दो लोग आते हैं, पब्लिक एंड दी स्पॉन्सर कंपनी। तो ये जो इनकम यहां से इसको आएंगी और फिर यहां से यहां जाएंगी। सो इन दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इनकम, आई एम एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पास थ्रू कॉन्सेप्ट। एक है पास थ्रू कॉन्सेप्ट, ऐसा है कि ये इनकम जब आरईआईटी के पास आएंगी तो उसको हम टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन वो जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इन्वेस्टर के पास जाएगी तो यहां जाकर वो टैक्स होगी। द इनकम विल कम हियर, विल नॉट टैक्स, बट व्हेन इट passes on to the investor it will be taxed here in the hands of investor। तो इन्वेस्टर के हाथ में लाकर उसको टैक्स करेंगे और आरईआईटी के हाथ में नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं पास थ्रू, यानी यहां से पास हो जाने दो, ये आदमी एक बीच में, लेकिन इस आदमी के हाथ में टैक्स मत करो, उसको पास हो जाने दो। इन देखो, ये हाथ से मेरे पास इनकम आ रही है, मैं आरईआईटी हूं, मेरे हाथ में टैक्स नहीं हुई, यहां से इस हाथ से चली गई, वहां जाकर टैक्स होगी। तो यहां से आई, टैक्स नहीं हुई, यहां जाकर टैक्स होगी। तो इसको कहते हैं पास थ्रू। ठीक है। और दूसरी है
ऐसी इनकम्स कि जो यहाँ आएंगी तो यहाँ टैक्स हो जाएगी, दे विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ REIT, and when they are already taxed in the hands of REIT, when they will be redistributed to the investor, they will not be taxed again. ठीक है, तो इस तरह से दो इनकम्स अपन स्टडी करेंगे। एक एक्चुअली तीसरी भी है तीसरी ऐसी है जो यहां भी टैक्स नहीं होंगी और शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्स नहीं होगी। ये भी एक इनकम है, बताऊंगा मैं अभी। तो एक्चुअली अपन तीन तरह के इनकम्स को स्टडी करेंगे। एक वो इनकम जो यहाँ टैक्स नहीं होगी, यहाँ जाके टैक्स होगी, तो उसको कहेंगे पास थ्रू। एक इनकम जो यहीं टैक्स हो जाएगी REIT के हाथ में, तो फिर जब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी तो यहाँ टैक्स नहीं होंगी। और एक वो जो यहाँ भी टैक्स नहीं होंगी और यहाँ भी टैक्स नहीं होंगी, डबल एग्जेम्पशन, फुल एग्जेम्पशन। ओके, आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखो, इट इज कॉल्ड एज पास थ्रू, पास थ्रू। ओके, गुड। चलो अभी अपन देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज जल्दी जल्दी समझ में आएंगी आपको। पहले तो डेफिनेशन दिया है, ये तो पढ़ने का रहता है ना, पढ़ लेते हैं एक बार। बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जैसे मैंने रियल एस्टेट बताया, दो है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम क्या रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम क्या है? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये सब बनाना। द यूनिट्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जिसके यूनिट्स जो है वो लिस्टेड रहते हैं हमेशा, अनलिस्टेड नहीं रह सकते, दे आर ऑलवेज लिस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस ऑफ सेबी एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ठीक है, अब देखो यहां से सेक्शंस शुरू होते हैं। सबसे पहले 1023FC करके सेक्शन है जो कहता है कि एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट। किसको एग्जेम्पशन है? एग्जेम्पशन इज टू बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल। SPV को लोन दिया तो इंटरेस्ट आता है, और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम SPV as referred to under 115O subsection 7। तो ये अपन ने एक दो लेक्चर पहले पढ़ा था, 115O डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसमें सबसेक्शन 7 था जिसमें लिखा है कि डिविडेंड अगर SPV से मिला जो कि 100% SPV है, 100% यानी कि जिसमें 100% शेयर होल्डिंग बिजनेस ट्रस्ट का है, तो वो डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो नहीं लगता, DDT नॉट चार्जेबल। एंड एक तरफ DDT तो नहीं लगेगा, लेकिन ये डिविडेंड जो मिलेगा बिजनेस ट्रस्ट को तो उसके हाथ में भी टैक्स नहीं होगा, तो DDT भी नहीं लगेगा एंड नॉट चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ईदर। यानी ना तो SPV उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगा, ना वो इसके हाथ में, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगा। और इतना ही नहीं, ये जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा किसको? इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्टर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो डिविडेंड जो है वो तीसरी कैटेगरी का है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, पूरा ही एग्जेम्प्ट है। अच्छा है, गुड गुड फॉर द बिल्डर्स। गुड टैक्स प्लानिंग डिवाइस। ओके, तो देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड दो चीजें एग्जाम की है, किसके हाथ में? BT के हाथ में। तो ये डिविडेंड जो है, जैसे मैंने कहा, ये थर्ड कैटेगरी का है, ये एग्जेम्प्ट 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 वाला है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है क्लॉज ए वाला, ये पास थ्रू स्टेटस वाला है, दिस इज पास थ्रू वाला। तो इसमें क्या होगा कि जो SPV से इंटरेस्ट मिला बिजनेस ट्रस्ट को,
वो एग्जाम कर देंगे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, यानी यहां टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन ये जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर के हाथ में ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। अच्छा, यहां पे जरा रुक जाओ और एक कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो मेरी आधी बात आपको समझ में नहीं आएगी। देखो, ये REIT अगेन, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके, ये SPV। तो REIT ने अगर इसको दिया होगा लोन्स, तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम। और अगर इसको दिया होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ SPV, तो क्या मिलेगा उसको? डिविडेंड। और इस तरह से तो और भी बहुत सारी इनकम होंगी ना REIT की। REIT के हाथ में तो बहुत सारी इनकम आएंगी। ये तो इधर से आई, फिर अगर उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए, अच्छा, एक REIT ऐसे थोड़ी कि एक ही तरह से काम करेगा। सम पार्ट ऑफ इट्स मनी हैज गॉन एज लोन टू SPV, सम पार्ट ऑफ इट्स मनी हैज गॉन एज इन्वेस्टमेंट, सम पार्ट ऑफ द मनी इज डायरेक्टली इन्वेस्टेड इनटू लैंड बिल्डिंग्स या और कहीं। तो उसको तो बहुत तरह की इनकम होगी, लॉट ऑफ इनकम्स। तो इसकी इनकम में बहुत तरह की इनकम है, ABCDE, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स। मान लो 10 रुपये, ये 15 रुपये, ये 20 रुपये, ये 35 रुपये, ये 40 रुपये, ऐसी इनकम्स है, अलग अलग इनकम्स है इन दी टोटल इनकम ऑफ REIT। अब ये REIT ने डिविडेंड दिया है टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये इंटरेस्ट इनकम आई है, देखो लाइक फॉर एग्जांपल A इज इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम अगर A है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ एग्जेम्प्ट रहेगा तो यहाँ टैक्सेबल होगा। तो ये अलग अलग इनकम्स है, इसमें से कुछ क्या करने वाले अपन कि REIT के हाथ में एग्जाम करेंगे और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स करेंगे। कुछ यहाँ टैक्स कर देंगे और यहाँ एग्जाम कर देंगे, कुछ यहाँ भी एग्जाम, यहाँ भी एग्जाम। 3 तरह की कैटेगरीज है। सवाल यह है कि इन्वेस्टर को डिविडेंड मिला, एक अपना इन्वेस्टर है मिस्टर गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन को 50,000 रुपए का डिविडेंड मिला। अभी गोपाल कृष्णन को कैसे पता चलेगा कि ये डिविडेंड जो आया है उसमें A कितना है, B कितना है, C कितना है, D कितना है, E कितना है ना। तो ये पहले समझ, ये सवाल आपको आया कि इसको तो डिविडेंड मिलेगा, हाउ विल ही नो कि भैया मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और ये डिविडेंड इधर से कितना मिल रहा है और इसमें प्रॉपर्टी का रेंटल कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके साथ में एक उनको पूरा लेटर जाएगा, एक फॉर्म है, फॉर्म का नंबर अभी मुझे याद नहीं, बताऊंगा बाद में। वो फॉर्म में पूरा डिटेल रहता है, यही प्रपोर्शन में, दिस इज द प्रपोर्शन इन विच इनकम इज अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ REIT। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो ये जो प्रपोर्शन है ये उनको इन्फॉर्म किया जाता है। सो व्हाट इन्वेस्टर हैज टू डू इज, जो उसको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव, वो डिवाइड करेगा इन द सेम प्रपोर्शन, इन द सेम टाइप ऑफ इनकम। तो ये जो इनकम यहां आ रही है उसका नेचर यहां सेम रहेगा और इसी प्रपोर्शन में ये यहां डिवाइड होगा। 10:15 20:35 40। Same proportion as this income, as the total income of REIT। तो REIT का जो असेसमेंट है उसका इंफॉर्मेशन ये फॉर्म नंबर सो एंड सो के थ्रू इनको दिया जाएगा। इनको डिविडेंड का चेक मिलेगा, साथ में ये फॉर्म आएगा जिसमें लिखा होगा कि ये नेचर ऑफ इनकम्स है और उनका ये प्रपोर्शन है। तो अपन अपने डिविडेंड को ये नेचर ऑफ इनकम के अंदर ये प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी इनकम हमारे हाथ में टैक्सेबल होनी है और कौन सी इनकम हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट होनी है। आए समझ में? तो जो पास थ्रू वाली है वो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगी और जो यहां टैक्स हो चुकी है वो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अंडरस्टूड? सिंपल। तो इसको भी लिख के रखो। तो REIT की इनकम के सोर्सेस क्या है?
और उनका ये प्रपोर्शन क्या है ये अपने को इन्फॉर्म किया जाएगा। डन, वेरी गुड। फिर आओ, तो इसलिए देखो यहाँ अब मैं कहूँगा तो आपको समझेगा कि ये इंटरेस्ट इनकम का प्रपोर्शन जो अपने को मिलेगा तो वो हमारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आरईआईटी के हाथ में क्या हुआ है, एग्जेम्प्ट। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आरईआईटी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो इससे मिलना चाहिए, 100% एसपीवी से मिलना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस एन इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि 50% से ऊपर तो होना ही चाहिए, मोर देन 50% होल्डिंग तो होना ही चाहिए, and any specific percentage of shareholding or interest as may be required by the regulations under which such trust is granted registration। तो इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा सा साइलेंट है, वो बोलता है कि जो भी एक्ट में इसको रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो गवर्नमेंट ने जो भी लॉज इनके लिए बनाए होंगे आरईआईटी के लिए, उसमें अगर गवर्नमेंट ने लिखा है कि भाई आपको 80% होल्ड करना है तो यहाँ 80% करना है एज पर द रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, लेकिन मिनिमम 50 से ऊपर तो होना ही चाहिए। अब वो रेगुलेशंस अगर कहते हैं 100% तो 100% करो। फिर दूसरा एक एग्जाम्पशन है FCA 1023 FCA, इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट by way of renting or leasing or letting out any real estate asset owned directly by such business trust। अब ये डायरेक्ट इनकम वाला आ गया। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने डायरेक्टली लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, तो वो लैंड बिल्डिंग पे जो उनको लेटिंग आउट पे जो इनकम आएगी, रेंटल इनकम, रेंटिंग, लीजिंग और लेटिंग आउट, 3 वर्ड है, मतलब तो एक ही है। रेंट पे दिया, ये लीज पे दिया। लीज यानी लॉन्ग टर्म होता है, रेंटिंग शॉर्ट टर्म रहता है, तो नाम जो भी हो मतलब तो एक ही है ना कि हमने लीज पे दे दिया है। तो वो जो रेंटल इनकम आएगी वो भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगी। ये भी पास थ्रू वाली है, ये भी पास थ्रू वाली है। पास थ्रू यानी कि ये टैक्सेबल होगी किसके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में। जब इसका जो प्रपोर्शन उसको मिलेगा ना डिस्ट्रीब्यूट होके तो उसके हाथ में अपन टैक्स करेंगे। तो इधर जो इंटरेस्ट था ये भी पास थ्रू है, ठीक है, इंटरेस्ट भी पास थ्रू है और रेंटल इनकम भी पास थ्रू है और डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है सब जगह। और यहाँ भी एक्सप्लेनेशन में व्हाट इज रियल एस्टेट एसेट बोला है। रियल एस्टेट एसेट का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग इन शॉर्ट। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 1020 एफडी है, ये कहता है कि एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 115 यूए जो अभी अपन पढ़ेंगे, received by a unit holder from the business trust not being that proportion of the income which is of the same nature as referred to under 1020 FCA यानी इंटरेस्ट या FCA यानी कि रेंटल। तो ये दो को छोड़ के बाकी जो भी इनकम मिलेंगी यूनिट होल्डर को वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेंगी। समझ में आ रहा है? बाकी जो भी इनकम यूनिट होल्डर को मिलेगी वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो अपन क्या करने वाले कि जो भी पैसा मिला उसको पहले तो अपन वो नेचर में डिवाइड कर देंगे ना। तो वो नेचर में जब डिवाइड हो जाएंगी 5, 6, 8 जो भी नेचर ऑफ इनकम्स है उसमें इंटरेस्ट जो है एसपीवी से मिला हुआ इंटरेस्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड वो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। रेंटल जो आया और वहाँ से हमारे हाथ में आए वो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये दोनों को हमने ऊपर में देखा कि ट्रस्ट के हाथ में हम एग्जेम्प्ट करेंगे, तो ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट, हमारे हाथ में टैक्सेबल, इन्वेस्टर के हाथ पास थ्रू। तो ये दो पास थ्रू वाले हैं। इसके अलावा जो भी इनकम है उसको कहाँ टैक्स कर दिया हमने, उसको टैक्स कर दिया हमने आरईआईटी के हाथ में। तो बाकी सब इनकम आरईआईटी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और क्योंकि आरईआईटी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी तो उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा।
और डिविडेंड तो ऐसा है कि डिविडेंड इसके हाथ में भी एग्जेम्प्ट है और उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्वेस्टर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है। क्योंकि देखो डिविडेंड क्लॉज बी में आते हैं, यहाँ क्लॉज बी लिखा है क्या उन्होंने? नहीं लिखा, सिर्फ क्लॉज ए लिखा है। तो इंटरेस्ट को टैक्स किया है इन्वेस्टर के हाथ में, डिविडेंड को इन्वेस्टर के हाथ में भी टैक्स नहीं किया, तो डिविडेंड पूरा ही एग्जेम्प्ट है। कौन सा डिविडेंड? डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी। चलते हैं अभी, मैं बार बार ये चीज़ों को अभी बहुत बार देखेंगे अपन, और फिर जब चैप्टर के एंड तक जाएंगे तो सब बैठ जाएंगे दिमाग में। ओके, अब चलो 115 यूए देखते हैं। दिस गिव्स द टैक्सेबिलिटी एंड द रेट्स ऑफ टैक्स, कि रेट्स ऑफ टैक्स क्या लेंगे अपन, तो वो देखो उसमें क्या लिखा है 115 यूए। एनी इनकम बाय अ बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर्स शैल बी, एनी इनकम बाय है, यहाँ एक वर्ड गायब हो गया, एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कर दो, एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर्स शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ द सेम नेचर, जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, वही लिखा है सेम नेचर, एंड इन द सेम प्रोपोर्शन in the hands of the unit holder as it had been received by or accrued to the business trust। यानी ये साल में बिजनेस ट्रस्ट को जो इनकम्स हुई है, जो जो सोर्सेज से इनकम हुई है, फिर हमने अपने इनकम में से उनको बांटा इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर को जो अमाउंट दिया वो भी इसी प्रोपोर्शन में और यही नेचर का माना जाएगा। सिंपल, इसी नेचर का और यही प्रोपोर्शन में उसको माना जाएगा। फिर क्या बोलता है देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 111A एंड सेक्शन 112। 111 है आपको मालूम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 111A ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जहां STT लगा होता है, और 112 ऑल द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना। द टोटल इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी चार्ज टू टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR से टैक्स करेंगे, यानी ये दो को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम अगर होगी किसकी? बिजनेस ट्रस्ट की, बिजनेस ट्रस्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी चार्ज एट MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अपन उसको टैक्स करेंगे। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ 30 प्लस 12%, सॉरी 15% सरचार्ज, 15% प्लस 4% सेस मिला के होता है 35.88%। तो इससे टैक्स लगेगा 35.88%। बाकी सब इनकम इस रेट से टैक्सेबल होगी 35.88% से। ठीक है, तो देखो इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कैसे, कि जैसे देखो हमने ये चार्ट देखा, तो इसके अंदर मान लो कि देखो 3 तरह की इनकम तो एग्जाम की गई है। एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, एसपीवी में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है और उससे इंटरेस्ट मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। तो अगर मैं इसमें से लिख दूं इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, दूसरा डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, तीसरा रेंटल इनकम, रेंट ऑन एसेट्स, रियल एस्टेट एसेट्स, फिर लिख दूं मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई तो भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, एसटीटी पेड, वो कुछ आया होगा। एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे बिल्डिंग वगैरह को बाद में अगर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग को बेच भी सकते हैं ना, तो उस पर कैपिटल गेन आ सकता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया। और एक और लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीडी पेड, मान लो कि कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगा और एसटीटी लगा,
तो वो 112A आजकल आ गया है ना वो। एंड ऑल अदर इनकम्स, इसके अलावा कोई भी दूसरी इनकम अगर होगी, एनी काइंड ऑफ इनकम, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी तो यहीं आ गया रेंट, कोई भी दूसरा बिजनेस हो या और कोई मिसलिनियस इनकम्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब आएंगी। तो पहली जो 3 है वो तो हम कर देंगे एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, पहली 3 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर ये शॉर्ट टर्म गेन जो है एसटीडी पेड वाला, ये 15% पे जाएगा, 111A के अंदर टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म गेन्स जो है 112 में जाएंगे तो 20% या फिर वहाँ एक 10% भी होता है, लेकिन नॉर्मली अपन 20% लिखते हैं, 112 में चले जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म गेन एसटीडी पेड वाला जो है अगर ये आया तो वो 112A में जाएगा, हालांकि यहाँ सेक्शन में लिखा नहीं है बट दैट इज अज्यूम्ड, तो वो उधर 10% से टैक्स होगा 112A के अंदर। उसके अलावा जो भी इनकम बच गई, ऑल अदर इनकम्स विल बी टैक्सेबल एट MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और अब देखो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा समझा देता हूं। ये 1 2 3 4 ये चारों इनकम हमने यहां टैक्स कर दिया, तो ये चारों का जो प्रोपोर्शन यहां पे आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन्वेस्टर के हाथ में। और इंटरेस्ट और रेंट ये दोनों का जो प्रोपोर्शन यहां आएगा ये टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स जो भी एसएससी को लगते हैं। और डिविडेंड यहां भी एग्जेम्प्ट रहेगा, डिविडेंड यहां भी एग्जेम्प्ट है, यहां भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट एंड रेंट यहां जाके टैक्सेबल हो जाएंगे, और ये चारों जो है ये क्योंकि यहां टैक्स हो गए हैं इसलिए यहां जब जाएंगे तो एग्जेम्प्ट रहेंगे। गॉट इट? और एक बार समझ गया है? वेरी गुड। और ऐसे और 2-4 बार समझाऊंगा, डोंट वरी, बार बार अपन देखेंगे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सबसेक्शन 3 कहते हैं, तो यहां पे देखो ये 111A और 112 लिखा है ना, 112A को भी आप उसमें ऐड कर दो। हालांकि टेक्निकली 112A इस साल उन्होंने डाला है 2018 में, यहां उसका रेफरेंस देना शायद रह गया है, भूल गए हैं, तो अगले साल के अमेंडमेंट में आप इसको जरूर देखेंगे, वो उसको ऐड करेंगे 112A, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई इनकम होना ही पहली बात तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 112A ने कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना, फिर उस पर लॉन्ग टर्म गेन आना, तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पहली बात तो सोचने की वही। तो 112A का वैसे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा, लेकिन थ्योरेटिकली हो भी सकता है। चलो खैर आगे चलते। इफ इन द प्रीवियस ईयर the distributed income or any part thereof received by a unit holder from the business trust is of the nature as referred to under 1023 FCA, यानी वो इंटरेस्ट जो SPV से आया और फिर वहां गया वो वाला इंटरेस्ट, then such distributed income or part thereof shall be deemed to be the income of such unit holder and shall be charged to tax as income of that previous year, उसको वहां पे टैक्स कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे आया और वो इंटरेस्ट आगे चले गया, तो वो इंटरेस्ट अपन उसके हाथ में टैक्स करेंगे। किस प्रीवियस ईयर में? जिस प्रीवियस ईयर में ये उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एंड देन एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ट्रस्ट टू अ यूनिट होल्डर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल यानी वो ट्रस्ट का ऑफिसर, द ऑफिसर ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो बिजनेस ट्रस्ट का ऑफिसर है जो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि फाइनेंशियल ऑफिसर, बेसिकली CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, शाल फर्निश अ स्टेटमेंट इन फॉर्म 64B, ये देखो ये फॉर्म नंबर है 64B, टू द यूनिट होल्डर एंड द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी एक फॉर्म जाएगा, ऑन और बिफोर 30th of June of the next financial year, giving the details of the nature of income during the previous year and such other details as may be prescribed। तो details किसके भी रहेंगे? परसेंटेजेस के। तो नेचर ऑफ इनकम क्या है और उनका डिवीजन क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ये इंफॉर्मेशन देने का है। तो उसका फॉर्म है 64B।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? तो ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया, लेकिन इसको अपन अब मर्ज करेंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ और देखेंगे कि अल्टीमेटली बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में और इन्वेस्टर के हाथ में जो अलग 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 तरह की इनकम्स है, इंक्लूडिंग सेल ऑफ यूनिट्स, जो यहाँ तो डिस्कस हुआ ही नहीं है, सेल ऑफ यूनिट्स पे क्या होगा, और वो सब बातें अपन डिस्कस करते हैं। तो वो इस टेबल में दी हुई है, तो एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल है, फिर इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय द यूनिट होल्डर। यहां से शुरू करते हैं। अपन ने यूनिट में इन्वेस्ट किया, अपन बाद में यूनिट्स को बेच सकते हैं ना। तो जब यूनिट्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन जो आएगा उसको किस तरह से टैक्स करना है, किसके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में। यानी यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बनाते जाता हूँ। ये इन्वेस्टर है जिसने बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसके पास उसके यूनिट्स हैं। ही इन्वेस्टेड इनटू यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो ये यूनिट्स को जब ये ट्रांसफर करता है तो उसको कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन आएगा उसको किस तरह से टैक्स करना। ओके, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एसटीटी इज लेविएबल ऑन ट्रेडिंग ऑफ लिस्टेड यूनिट्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एसटीटी चार्जेबल है क्योंकि लिस्टेड है ना, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इसके ऊपर लगता है। किस किस पे लगता है एसटीटी? इक्विटी शेयर्स के ऊपर और यूनिट्स के ऊपर एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर भी लगता है। ठीक है, देन पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को देखना है 36 महीनों का। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखना है? 36 मंथ्स फॉर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो भी याद रखना है। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी एग्जेम्प्ट, यहां लिखा है, ये थोड़ा अमेंड करने का मेरा रह गया, आप करो। 1038 को काट दो, 1038 खत्म हो गया ना, रिप्लेस बाय 112A। तो ये 112A के अंदर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म आएगा, एसटीटी पेड है, तो कहां जाएगा? 112A में जाएगा। तो एग्जेम्प्ट को काट के लिख दो, टैक्सेबल एट 10%, एग्जाम को काट के लिख दो, टैक्सेबल एट 10% अंडर सेक्शन 1112A। ओके, ये लॉन्ग टर्म गेन 112A में 10% से टैक्स होगा, और शॉर्ट टर्म गेन आया तो 111A में जाता है। मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 111A इसके लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए 15% से टैक्स होता है। प्लस सरचार्ज, यहाँ सरचार्ज सेस 3%, ये साला कैसे रह गया अमेंड होना, आई डोंट नो, 4 कर दो, सेस विल बी 4%। ओके, तो ये फिर याद रखना, लॉन्ग टर्म गेन आया, एसटीडी पेड होता है, तो इसलिए 10% से टैक्स होगा 112A के अंदर, शॉर्ट टर्म पे 15% लगेगा 111A के हिसाब से। फिर दूसरा पॉइंट दिया है, ये अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि वो इन्वेस्ट जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर कंपनी डीएलएफ वगैरह, जिसके पास वो एसपीवी के शेयर्स थे, एसपीवी के शेयर्स उन्होंने दिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, और उसके बदले यूनिट्स लिए। तो यूनिट्स पैसे में नहीं लिए, एसपीवी के शेयर्स ट्रांसफर करके फिर यूनिट्स आए, तो उस पर भी कैपिटल गेन निकालेंगे। रेट्स ऑफ टैक्स तो सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स क्या लेंगे उसके, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो था पुराना वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स विल बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द यूनिट्स, है ना। तो उतना चेंज करके फिर बाकी सेम। तो यहां पहले पॉइंट में लिखा है, देखो, सच एक्सचेंज इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, hence taxability of capital gain on such transfer is deferred to the time of disposal of units by the sponsor। तो ये जो एक्सचेंज किया वो पहले टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब यूनिट्स बेचेंगे तो टैक्सेबल होगा। कैसे होगा? जैसे ऊपर किया वैसे ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है
कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स, COA, cost of acquisition of units, will be equal to cost of acquisition of shares, and period of holding of units will include period of holding of the shares. तो वो करके फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद रेट ऑफ टैक्स सेम, तो यहाँ भी 1038 लिखा है, उसको काट के 112A कर दो, 112A and 111A will apply, और वहाँ जो लिखा है कि एग्जेम्पशन अंडर 1038, तो उसको काट के लिख दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A and the concessional rate of tax given under 111A would be applicable. अच्छा, वो नीचे में दिया ही है फिर 492AC कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड 242A पीरियड ऑफ होल्डिंग को इंक्लूड करना है, ठीक है, ये भी सिंपल। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम SPV। SPV को पैसा दिया लोन और वहां से इंटरेस्ट इनकम आया, तो उसको क्या करना, वो तो अभी तक आपको याद ही हो गया होगा, पास थ्रू स्टेटस वाला ही है। तो देखो 1023 FC में पहले वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, एंड अब इसमें देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया है TDS का, 194A के अंदर कहता है, 194A TDS का सेक्शन है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इंटरेस्ट पे TDS कटता है, लेकिन यहाँ SPV जब ये इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस ट्रस्ट को, तो वो TDS नहीं काटेगा। SPV is not required to deduct tax at source on interest paid to business trust, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अपन उसको भी लिखते हैं, ये बिजनेस ट्रस्ट है और ये SPV है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रस्ट ने SPV को क्या दिया, लोन, और उसके ऊपर उसको क्या मिला, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या क्या होगा, SPV जो है वो TDS नहीं काटेगा, SPV पेमेंट करते वक्त TDS नहीं काटेंगे, और बिजनेस ट्रस्ट को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस ट्रस्ट जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर के हाथ में ये इंटरेस्ट का जो प्रपोर्शन अमाउंट आता है, जो हमने देखा कैसे निकालना, वो क्या होगा, टैक्सेबल। तो ऐसे नीचे लिखता हूं, तो बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू इन्वेस्टर, तो उसको लिखता हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर्स विल बी टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट का समझ में आया, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। और वही यहाँ पे नीचे लिखा है, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स, तो उसमें लिखा है इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, ये टैक्सेबल है। अब किस रेट से, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर के बेसिस पे लिखा है, 5% in case of unit holder being non-corporate, non-resident और foreign companies, non-corporate, non-residents या फिर foreign companies। अगर इन्वेस्टर थे तो उनके हाथ में 5% से टैक्स होगा, क्योंकि उनका रेट 5% है 115A के हिसाब से। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे अपन, जो नॉन रेसिडेंट्स के लिए होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे बाद में, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल टैक्स के अंदर 115A करके एक सेक्शन है जो 5% रेट ऑफ टैक्स देता है। नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स, फारूक हकी अगर यूनिट होल्डर है, इस देश का रेसिडेंट आदमी, तो फिर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स यानी स्लैब रेट लग जाएंगे मेरे को। एंड द बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, उसको TDS काटना पड़ता है, ठीक है। किस रेट से, अगर पे कर रहे हैं फॉरेनर को तो 5% से TDS काटेंगे, और अगर रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को पे कर रहे हैं तो 10% से TDS काटने का है। तो ये भी अपन चार्ट में लिखते हैं, देखो ये चार्ट हमने बनाया, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट होल्डर्स को, तो इसमें पहले अपन लिख देते हैं
नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनीज, नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनीज को दिया, या फिर रेसिडेंट होल्डर्स को दिया, तो नॉन रेसिडेंट को देंगे तो टीडीएस लग जाएगा 5% से, और टैक्सेबल जो होगा वो भी 5% से ही होता है। किसके हाथ में? नॉन रेसिडेंट रिसीवर के हाथ में। तो जब बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको टीडीएस भी काटना है, और फिर वो टैक्सेबल भी होगा उसके हाथ में 5%, यानी सेम रेट। लेकिन रेसिडेंट को दिया तो टीडीएस कटेगा 10% से, लेकिन रेसिडेंट के हाथ में जो टैक्सेबल होगा वो होगा एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन है। अगर यूनिट होल्डर कंपनी है तो कंपनी रेट लगेगा 30%, अगर यूनिट होल्डर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो स्लैब रेट लगेगा। लिख लो। देन ये हुआ इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट में और एक पॉइंट दिया है इन्वेस्टर के एंगल से कि इंटरेस्ट पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट लेंडर्स ऑन ईसीबीज। अगर ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करके लाए थे, बिजनेस ट्रस्ट फॉरेन जाके लेके आया था पैसा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसको कहते हैं अपन, तो वहां पे 5% से टीडीएस काटना है और इंटरेस्ट पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट लेंडर्स, और वो भी 115A के अंदर वही 5% से टैक्सेबल होगा। ये तो खैर बहुत ही रेयर सिचुएशन है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूल भी गए तो चलेगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे कहां से क्वेश्चन आने वाला है। देन नेक्स्ट इज रेंटल इनकम। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। रेंटल इनकम में सेम अपन करते हैं आरईआईटी को। अच्छा, एक पॉइंट आपने देखा है, इंटरेस्ट में अपन बिजनेस ट्रस्ट वर्ड यूज करते हैं। बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इंटरेस्ट में दोनों आते हैं, लेकिन रेंटल इनकम में सिर्फ आरईआईटी जाता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, क्योंकि वो रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ आरईआईटी यूज करते हैं। तो आरईआईटी ने डायरेक्ट लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, फिर उसको लेट आउट किया, लेट आउट करके उसको रेंटल आया, तो ये भी पास थ्रू वाला है ना। तो सबसे पहले 1023 एफसीए में इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ आरईआईटी, आरईआईटी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू यूनिट होल्डर्स तो शैल बी डीम टू बी इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम मानेंगे। उस पे टीडीएस भी काटना है, तो उसका सेक्शन 194 एलबी है, तो टीडीएस कटेगा 10% पे, 10% से टीडीएस काटेगा कौन, जब आरईआईटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को तो आरईआईटी टीडीएस काटेगा 10%, और फॉरेनर को अगर दिया, नॉन रेसिडेंट पर्सन को, तो फिर एज पर द रेट्स इन फोर्स, नॉन रेसिडेंट्स के जो रेट्स होते हैं अलग रहते थोड़े, जो भी इन फोर्स होंगे वो आपको याद नहीं करना रहता, तो उससे कटेंगे टू अ नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर। और 194I जो है, 194I यानी कि जो रेंटल पे लिए होंगे टेनेंट्स जो होंगे, तो टेनेंट्स जब रेंट पे करते हैं ओनर को, ओनर कौन है यहाँ, आरईआईटी ओनर है, जब टेनेंट ओनर को रेंट पे करता है, जैसे मैं रेंटल प्रॉपर्टी में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ, तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ता है ना 194I के अंदर। लेकिन यहां पर टेनेंट रेंट किसको दे रहा है, आरईआईटी को, तो उसको टीडीएस नहीं काटने का है, देयर इज नो टीडीएस। तो देखो इसका भी चार्ट बना देता हूं, फिर आपको सिंपल हो जाएगा। ये आरईआईटी है जिसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है टू किराएदार, टेनेंट्स या लीज होल्डर्स, तो यहां से इसको आ रहा है रेंट। ये रेंट पे ये जो टेनेंट लोग है वो टीडीएस नहीं काटेंगे, नो टीडीएस, ठीक है। और आरईआईटी को जब ये पैसा मिलेगा तो उसके हाथ में रहेगा एग्जेम्प्ट, तो ये टीडीएस नहीं काटेंगे और रेंट जो आरईआईटी को मिलेगा रहेंगे एग्जेम्प्ट। यहां तक तो सिंपल है।
अब ये जब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर्स, तो डिपेंडिंग अपॉन के यूनिट होल्डर कौन है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो अगर रेसिडेंट है तो REIT TDS काटेगा। कितने रेट से TDS कटेगा? ये वाले अमाउंट के ऊपर 10% से, और नॉन रेसिडेंट को दिया तो एप्लीकेबल रेट्स, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा, एक्चुअली सेक्शन 195 में आता है ये, और इसके जो रेट्स है वो दिए रहते हैं फाइनेंस एक्ट के सेकेंड लिस्ट के अंदर। रेट्स ऑफ टैक्स में शेड्यूल 1 है ना, उसमें 3 पार्ट है, तो पार्ट 2 में इसके TDS रेट्स होते हैं। कभी देखना होगा तो जाके देखना फाइनेंस एक्ट के अंदर। और टैक्सेबल जो होगा इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स, वो नॉर्मल रेट्स होंगे, जो भी उसके नॉर्मल रेट्स, और नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी नॉर्मल रेट्स। तो टैक्सेबिलिटी विल बी एट नॉर्मल रेट्स, TDS will be at 10% or applicable rate as the case may be. इसको भी लिख लो। पॉज करके। फिर उसके बाद डिविडेंड आता है। डिविडेंड क्या है? रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम SPV। SPV से बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिला। तो उसमें देखो, इफ बिजनेस ट्रस्ट डज नॉट होल्ड 100% इक्विटी कैपिटल ऑफ SPV, अगर 100% नहीं है, then SPV would be subject to dividend distribution tax under 115(o), and the dividend received by the business trust would be exempt in its hands. एक बार वहां टैक्स लग गया तो फिर इसको जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू वो जो स्पेशल सेक्शन देखा था, 10 लाख के ऊपर मिला तो फिर टैक्सेबल, वो अलग है, वो यहां पे उसको मतलब। तो क्या होगा कि डिविडेंड, तो इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। कौन से केस में? अगर 100% होल्डिंग नहीं है तो। And the dividend component of income distributed by the trust to unit holders will also be exempt from tax in the hands of unit holders. Unit holders के हाथ में exempt है 1020 FD के हिसाब से। सिर्फ इंटरेस्ट और रेंटल को छोड़ के बाकी सब exempt। And however, if BT holds 100% equity capital of the SPV, अगर 100% है तो then DDT is also exempt and it is not taxable in the hands of BT nor in the hands of investors. पूरा एग्जाम्प्ट रहता है फिर अगर 100% SPV है तो देखो दो लिखते हैं अपन, ये BT, ये SPV। इफ दिस इज लेस देन 100% होल्डिंग, तो यहां से जो डिविडेंड BT को मिलेगा उसमें क्या होगा कि DDT यहां पे लग जाएगा। SPV will have to pay dividend distribution tax। फिर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये एग्जेम्प्ट रहेगा, और इसका जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिट होल्डर को, तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट रहेगा। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये BT और ये SPV है, तो अगर SPV 100% वाला है तो फिर ये डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, and it will remain exempt in the hands of BT, and the redistribution will also remain exempt in the hands of unit holder। पूरा ही exempt। तो वो भी याद रहेगा। गुड। Then capital gain on disposal of assets by business trust। बिजनेस ट्रस्ट जब अपने एसेट्स बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन आएगा, तो उसका क्या? तो उसमें वो 111 112 वो सब लगेंगे, तो वो दिया है। कैपिटल गेन इज चार्जेबल एज एप्लीकेबल रेट्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जैसे बिल्डिंग वगैरह बेचा, लॉन्ग टर्म गेन आएगा तो 112 में जाएगा। एग्जाम्पल में लिख दो, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, जो रियल एस्टेट एसेट्स है वो जब बेचेंगे लॉन्ग टर्म गेन आएगा, 112 में जाएगा।
and in case of short term capital gain on shares of listed shares 111 ए लगेगा 15%। और जैसे मैंने आपको कहा था कि अच्छा यहाँ पहले एक और पॉइंट दिया है कि अदर देन दिस शॉर्ट टर्म गेन, जो बाकी अगर कोई शॉर्ट टर्म गेन है तो फिर वो सीधा एमएमआर पे जाता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे जाता है। And if such capital gains are further distributed to unit holders, a component attributable to capital gain would be exempt in the hands of unit holders. सीधी बात। Then income of business trust other than these, ये सबको छोड़ के एनी अदर इनकम अगर है तो वो सीधा एमएमआर पे जाता है। एमएमआर यहाँ पे लिख दो 35.88%, सीधा एमएमआर पे टैक्सेबल है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टोटली एग्जेम्प्ट है। सिंपल। और एक क्वेश्चन भी दिया है, देखो अब समझ में आएंगे आपको कैसे लगाना। तो दिया है बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस ऑफ 2014 गिव्स पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर सो एंड सो। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बेटा लिमिटेड, अभी बेटा कौन है वो पहले अपन देखते नीचे देखो। बेटा लिमिटेड या बीटा जो भी है इज एन इंडियन कंपनी in which the business trust holds controlling interest. Business trust holds 100% of the shareholding of Beta Limited. 100% shareholding किसके पास है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास है। वेरी गुड। तो आप देखो, डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव इनकम earned by the business trust in the hands of the business trust and the unit holders, assuming that the business trust has distributed 10 crore to unit holders in the previous year so and so. तो देखो दोनों के हाथ में निकालते अपन, बहुत सिंपल रहता है। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी क्या होगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर सकता हूं पूरा। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी क्या होगा? एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट। तो पहले अपन एग्जेम्प्ट, यानी पहला अपन बिजनेस ट्रस्ट लिखते हैं और दूसरा इन्वेस्टर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां तो एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है, दिस प्रोपोर्शन। देन डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा, डिविडेंड है तो डिविडेंड क्या होगा? क्योंकि 100% है इसलिए दोनों में एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, क्योंकि 100% वाला है। थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा। शॉर्ट टर्म गेन आया ऑन लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा, तो इसमें क्या होगा कि पहले उसमें आ जाएगा 111A 15% और इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट टर्म गेन डेवलपमेंट प्रॉपर्टी का कुछ तो बेचने का है, तो ये किस में जाएगा? MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा इधर 35.88% और इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। ओह, ये एसपीवी है क्या? नहीं, ये बाकी कहीं है, तो ये इंटरेस्ट इनकम भी जाएगा MMR पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। और आखिरी है रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट्स, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। कितना सिंपल। अच्छा, इसके आंसर में भी एक दो करेक्शन करने आपको, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो उसको। सिर्फ वो जो है ना, नेक्स्ट पेज पे आऊंगे, MMR का रेट वो पुराना वाला दिया है, ये पॉइंट नंबर 4 में देखो 35.535, उसको चेंज करके 35.88 कर दो। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5 में
35.88। बाकी तो वही है, आपको समझ में आ गया। तो एक बार इसको आंसर को आप पढ़ सकते हैं, उसमें TDS वगैरह भी दिया है जो अपन ने अभी लिखा कि TDS किसको काटना है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लिखा है यहाँ, अच्छा है, आप भी लिख सकते हो। सिर्फ इतना पूछा है कि भैया किसके हाथ में टैक्स होगा, तो वो हमने लिख दिया। बट येस, इफ यू वांट टू स्टेट द TDS रेट्स यू कैन डू सो। सो दैट वाज बिजनेस ट्रस्ट बेसिकली। क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें कितने हैं? 4 एक साल में एक आध बार आना चाहिए क्वेश्चन, तो अभी आया था 2-3 अटेम्प्ट पहले, आ भी सकता है। और आया तो सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं आया तो कुछ भी नहीं, और आया तो सीधा 10 मार्क्स। तो इसलिए अच्छे से इसको करके रखने का है। गुड।